बंगाल की सियासत की चर्चा इस वक्त पूरे देश में जोरों पर है। बंगाल में लगातार टीएमसी में टूट देखी जा रही है। भगदड़ सी मची है तृणमूल कांग्रेस में, जो कि सत्ताधारी पार्टी है बंगाल की, और टीएमसी से छिटक कर नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी। और आज जो हैसियत है भारतीय जनता पार्टी का, जो बढ़ता रुतबा है बंगाल में, उसमें जिन चंद नेताओं की गिनती होती है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी का भी नाम है। बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ये जो 5-6 महीने पहले ही आप लोगों ने बिल्कुल माहौल बना दिया है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हुआ और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अब बंगाल के दौरे पर हैं, क्या खास रणनीति है आप लोगों की इसको लेकर? देखिए, हमारा लक्ष्य 200 विधानसभा की सीट जीत कर 2/3 बहुमत से सरकार बनाना है, क्योंकि बंगाल का हम विकास करना चाहते हैं। बंगाल की एक पुरानी संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, कला है, साहित्य है, भक्ति रस है, कुल मिलाकर बंगाल में सब कुछ है। पर पिछले 2 दशक से बंगाल बहुत पिछड़ गया है, हर क्षेत्र में डिटोरेशन हुआ है। यदि हम बात करें और कला और संस्कृति के क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी डिटोरेशन हुआ है। यदि हम बात करें औद्योगिकरण की, तो वहाँ पर भी बहुत डिटोरेशन हुआ है। यदि हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिटोरेशन हुआ है। यदि हम समूचे बंगाल के विकास की बात करें, तो हम देखेंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल बहुत पीछे चला गया है। उसका कारण है कि सही नेतृत्व और नेतृत्व का दृष्टिकोण विकास का नहीं है। हम बंगाल को एक ऐसा बंगाल बनाना चाहते हैं जो कभी बंगाल की संस्कृति और संस्कार की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर थी, उस प्रकार बंगाल को हम बसाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और वो मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाकर करेंगे, ये हमारा संकल्प है। ठीक है कैलाश विजयवर्गीय जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही। आपने ये कहा कि अभी जो कानून व्यवस्था को लेकर पूरे राज्य में स्थिति है, उसके चलते ये जरूरी हो गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वरना निष्पक्ष चुनाव जो है वो मुमकिन नहीं है। क्या वाकई इतनी गंभीर स्थितियां हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई चारा नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र के अंदर मतदान करने का अधिकार सबको है, पर वो मतदान केंद्र तक पहुंच सके निर्भीकता के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। वो वर्तमान की जो कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार पुलिस, गुंडे और राजनेताओं का नेक्सस यहाँ पर काम कर रहा है, उसमें एक आम आदमी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर गुंडों का साम्राज्य है, पुलिस का उनको संरक्षक है, राजनीतिक नेताओं का संरक्षक है, उसमें आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा भी महसूस करता है और ये महसूस करता है कि मैं क्यों रिस्क लूँ, मैं क्यों जाऊँ मतदान करने, इससे अच्छा है कि घर पे बैठा रहूँ कि मेरे ऊपर कुछ हमला हो किसी प्रकार का। और इस मानसिकता से बंगाल में मतदान करने लोग कम जाते हैं और गुंडे पुलिस के सहयोग से मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेते हैं। और यही कारण है कि लंबे समय तक यहाँ पर सीपीएम ने भी राज किया और टीएमसी भी उसी दिशा में चल पड़े। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इच्छा में बहुत बड़ा इच्छा की जड़ पर मट्ठा डाल दिया है, क्योंकि हमने हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर समाज के अंदर सरकार की जितनी भी फेल्यूर था वो हम जनता तक पहुंचा चुके हैं। और जनता में इसीलिए ममता जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आक्रोश है और वो चाहते हैं कि मतदान करने मुझे याद है कि जब जेपी नड्डा जी के काफिले पर अटैक हुआ था, आपकी गाड़ी भी उसमें शामिल थी उस काफिले में, उस वक्त हमारी आपकी बात हुई थी, तो आप कह रहे थे कि हमें तो पहले से ही आशंका थी। अब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं, क्या इस तरह की आशंका अभी भी बरकरार है? क्योंकि सीआरपीएफ ने बाकायदा बंगाल पुलिस को एक पत्र लिखकर अलर्ट भी किया है। देखिए, मुझे लगता है कि अब शायद ब्यूरोक्रेसी के भी समझ में आ गया है कि सिर्फ राजनेताओं को नहीं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी कभी भी केंद्र सरकार टाइट कर सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जब नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के कुछ अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें दिल्ली बुलाया है। तो हमारे यहाँ एक प्रजातंत्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है संगीत। लेकिन कैलाश जी, वो अधिकारी तो दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है और ममता बनर्जी की सरकार ये कह रही है, खुद सीएम ये कह रही है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की दिल्ली। मुझे लगता है कि ममता जी भारत के संविधान को पढ़े, समझे और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन दे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उनकी जगह सही होगी। क्योंकि जितने भी भारतीय सर्विस के, इंडियन सर्विस के जितने भी अधिकारी होते हैं, उनको नियुक्त करने का अधिकार, उनको अपॉइंटमेंट देने का अधिकार केंद्र सरकार का है, कैडर देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। यहाँ तक कि उनके डिमोशन, प्रमोशन सब केंद्र सरकार के अप्रूवल बिना नहीं होता। और इसलिए जो अपॉइंटी केंद्र सरकार के हैं, उसको राज्य सरकार यदि अपना अधिकार समझकर
जैसे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वो व्यवहार करती है, अगर ऐसा करेगी तो मैं समझता हूँ ममता जी की भी जगह घसाई होगी। और इसलिए भारतीय सर्विस के जितने भी अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ होते हैं और केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ममता जी के इस मतलब बाल हट कहूँ, महिला हट बोलूँ, स्त्री हट बोलूं, उसके कारण अधिकारियों को नुकसान हो जाएगा। टीएमसी की सरकार तो ये कह रही है कि भाई ये संघीय ढांचे पर हमला है, राज्य सरकार को उनको अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हाँ, ममता बनर्जी के आरोप सही हैं, सीधे सीधे संघीय ढांचे पर अटैक किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं कोई गंभीर नेता मानता नहीं हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर, पर दिल्ली हमारे जैसे इंदौर नगर निगम जैसा और एक छोटा सा नगर जैसा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री होकर वो जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार की हरकत करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने बिल फाड़ा, तो ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले के नेता। तो मैं उनको कोई गंभीर नहीं मानता, पर सारा देश इसको देख रहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री का एक्ट कैसा है। क्या डेमोक्रेसी में इस प्रकार की हठधर्मिता, इस प्रकार की सत्ता का अहंकार बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं समझता हूँ जनता सब जान रही है और उनकी जग में हंसाई हो रही है। अच्छा कैलाश जी, एक सवाल ये है, इस वक्त इस सवाल का जवाब हर कोई देश में जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा जादू किया है, कहां से आप लोग ये फॉर्मूला ढूंढ कर लाए हैं कि जो सालों से ममता बनर्जी के साथ जो बड़े बड़े नेता थे, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में 10 सालों से मंत्री रहे, विधायक रहे, अलग अलग पोस्ट पर उनको बिठाया गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है, सब टीएमसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति सबको विश्वास है और मोदी जी के विकास का जो एजेंडा है वो अपने अपने कार्यक्षेत्र में सब लोग अपनाना चाहते हैं। ममता जी ने विकास का वादा किया था मगर बंगाल का विनाश कर दिया है। विशेषकर उनके भाईपो है जो, वो जिस प्रकार कोल माफियाओं को संरक्षण देते हैं, जिस प्रकार गोरू माफियाओं को समर्थन देते हैं, जिस प्रकार गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देते हैं, जिस प्रकार सैंड माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उससे पार्टी के अंदर बहुत असंतोष है। और वो सीनियर टीएमसी के कार्यकर्ता जो तृणमूल के गठन के वक्त से ममता जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आक्रोश टीएमसी के अंदर ही नेताओं के अंदर है। हम तो समझ रहे थे कि बंगाल की जनता में आक्रोश है ममता जी के खिलाफ, पर टीएमसी में भी एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और आप देखेंगे काफ़ी बड़े लोग हो सकता है कि गृह मंत्री के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। और आने वाले समय में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं टीएमसी से। ऐसे एक बड़ी लिस्ट हमारे पास है। अच्छा, ये शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है कि कुल कितनी सीटों पर, पूर्वी बंगाल में उनका खासा असर है ये माना जाता है, आपके हिसाब से कितनी सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का जो फैक्टर है वो असरदार साबित हो सकता है, आपको फायदा दिला सकता है? देखिए समीर भाई, मैं पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से इतनी तैयारी कर ली कि हम 51% वोट लाकर 2/3 बहुमत बनाएंगे। पर इसके साथ भी टीएमसी के लोग हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और निश्चित रूप से एक निश्चितता के दौर से हम लोग गुजरेंगे कि अब हम सरकार बना ही रहे हैं और 2/3 बहुमत हमारा अब निश्चित रूप से आएगा ही। वैसे शुभेंदु अच्छे नेता हैं और उन्होंने अलग अलग जिलों का प्रभार का काम देखा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सीटों पर उनका प्रभाव भी है। उनका परिवार काफ़ी बड़ा है, एक उनके ब्रदर सांसद हैं, उनके फादर भी सांसद हैं, एक भाई उनके नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा परिवार और बड़ा राजनीतिक प्रभाव होने के कारण 3-4 जिलों में उसका असर पड़ेगा। तो आखिरी सवाल, तृणमूल कांग्रेस के कितने नेता इस वक्त आपके साथ संपर्क में हैं जो कि ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी? काफ़ी लोग हैं, अब संख्या भी बता नहीं पाऊंगा, वो बताना उचित भी नहीं है, समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी हमसे बातचीत करने के लिए। बंगाल के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।